तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक अमीर लड़के से इश्क कर लिया, पर उसकी गलती की सजा उसके माँ बाप को मिलेगी। उसे इसका अंदाजा तक ना था। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। वो सांवली लड़की, जब भी मैं सिग्नल पर गाड़ी रोकता था तो उसका वही जाना पहचाना चेहरा दिख जाता था। कभी हाथ में गुब्बारे लिए तो कभी पेन लिए। हमेशा जानना चाहता था उसके बारे में। मन में एक उत्सुकता होती थी उसके बारे में जानने की। सांवला चेहरा, काले बाल, बहुत बड़ी बड़ी चमकदार नीली आंखें, जैसे कुछ कहना चाहती हो। एक बार किसी मित्र से फोन पर बात करते हुए गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो मौका पाते ही वो मेरी विंडो से झांकते हुए कहने लगी, सर कुछ फूल खरीद लो प्लीज सर, लगभग गिड़गिड़ाते हुए, और आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़ने लगी। मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये लड़की किसी अच्छे घर से है। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था। पता नहीं किस भावना के चलते मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और 100 रुपये का नोट निकाल कर उसको दे दिया। वो आश्चर्यचकित होकर मुझे देखने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, ग्रीन सिग्नल होने के कारण मैं वहां से निकल आया। अगले 2 दिन तक वो मुझे सिग्नल पर नहीं दिखी और मैं ना जाने क्यों उसको वहां ना पाकर बेचैन सा महसूस करने लगा, ये जानते हुए भी कि उससे मेरा कोई नाता नहीं है। फिर भी उसके बारे में किसी अनिष्ट की आशंका ने मुझे घेर लिया। ऑफिस पहुंचकर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। लगातार मेरा मन उस लड़की के बारे में सोच रहा था। काम करने में मन तो लग नहीं रहा था, तो तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर वहां से आधे दिन की छुट्टी लेकर गाड़ी में आकर बैठ गया। सोच रहा था क्या करूं, पर कुछ सोचते हुए गाड़ी सिग्नल की तरफ घुमा ली। वहां पहुंचकर गाड़ी साइड में लगाकर, जहां उस सांवली लड़की जैसे और लोग सिग्नल पर खड़े रहते हैं, उन्हीं में से एक औरत से मैंने उस लड़की के बारे में पूछा जिसके हाथ में 2 साल की बच्ची थी। तो वो बताने लगी कि हाँ, वो बच्ची बहुत बीमार है, तो शायद इसीलिए वो आज ना आई हो। मैंने उसे मुझे उसके घर तक पहुंचाने के लिए कहा तो वो ना नुकुर करने लगी। साहब, टाइम खोटी होता है, अभी सुबह से कुछ नहीं बिका, उसने भान चढ़ाते हुए बोला। फिर वापस आऊंगी जाऊंगी तो और टाइम खराब होगा। मैं उसका इशारा समझ गया था, सो मैंने अपनी जेब से कुछ 100 रुपये का नोट निकाल कर उसे दे दिया। रुपये पाते ही उसने बोला, चलो साहब बताती हूँ आपको उसका घर, अब आदमी ही आदमी की मदद करता है। अपने दोनों हाथ नचाते हुए बोले जा रही थी वो। पर साहब, आपको जाना क्यों है उसके घर, कुछ लफड़ा की है वो? ये पूछते हुए उसने मेरी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। अरे नहीं, उसने कोई लफड़ा नहीं किया है, वो कुछ काम था मुझे उससे, मैंने बात घुमाते हुए बोला। बात करते करते उसने मुझे उसकी खोली तक छोड़ दिया और ये कहते हुए भाग गई कि मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया आपने। टिन का एक छोटा सा बॉक्स, जिसमें बाहर सिर्फ एक फटी हुई चादर जो न जाने कैसे गर्मी और सर्दी से बचाव करती होगी लगी हुई थी। मैंने बाहर से आवाज दी, कोई है घर में? एक दो आवाज के बाद वो लड़की अपने कमरे से बाहर निकली। साहब, आप यहाँ कैसे? उसके सूखे होठों से बस यही निकला। शक्ल देखकर पता लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। उसकी वो नीली गहरी आंखें बिल्कुल काले गड्ढों में धंस गई थी। नहीं, बस ऐसे ही, तुम दिख नहीं रही थी काफी दिनों से, तो सोचा कि पता करूं। वो आश्चर्य से मुझे बस ऐसे ही देखती रही। वो मेरी बच्ची बीमार है। मैंने पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और उसको दे दिए। साहब ये। बस उसके मुंह से इतना ही निकला, अभी लाकर तुम्हें कुछ खाने को भी देता हूँ। बाहर गली में एक दाल चावल और राजमा चावल का खोमचा था, मैंने उससे 2 प्लेट खाना पैक कराया और उसको दे दिया। खाना देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और जैसे ही मैं जाने के लिए पलटा, उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई, साहब। बस इतना कहकर वो वापस अपनी खोली में चली गई और मैं आश्चर्य से उसे जाते हुए देखता रह गया। घर आकर मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे कि क्या वजह है जो उस लड़की को इस हाल में रहना पड़ रहा है, उसके घर वाले, उसका पति, सब उसके साथ क्यों नहीं है। ये सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो देखा कि ऑफिस के कपड़ों में ही सो गया था। खाना भी नहीं खाया था तो भूख भी लगी थी, तो सोचा क्यों न नाश्ता बनाया जाए। वैसे तो अमूमन मैं ऑफिस में ही नाश्ता करता हूँ, पर आज चूंकि रात में खाना नहीं खाया तो सोचा कि खाकर ही बाहर जाऊंगा। फ्रिज से 2 अंडे निकाले और फटाफट ओमलेट बना लिया। कॉफी और ओमलेट लेकर टेबल पर जैसे ही बैठा, अचानक उस सांवली लड़की का ख्याल फिर से आ गया। न जाने उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। फिर कुछ सोचते हुए मैंने फ्रिज से कुछ फल निकाले और एक पैकेट में रख लिए।
जैसे ही सिग्नल पर पहुंचा वो सामने ही थी। मैंने गाड़ी उसकी तरफ मोड़ ली और उसे बुलाकर वो फलों से भरा थैला पकड़ा दिया। अब रोज ही मैं कुछ न कुछ उसको दे आता था। एक रोज उसने मुझसे कहा कि साहब आप कब तक मेरी मदद करेंगे, कुछ ऐसी मदद कर दे जो मुझे कभी किसी की मदद न लेनी पड़े। उसका मुंह से ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। फिर कुछ सोचते हुए दोबारा बोली कि क्या आप मुझे अपने घर में काम पर रख सकते हैं, मैं घर का सारा काम कर दिया करूंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। इतना कहकर मैं वहां से निकल आया। अब मैं ठहरा अकेला आदमी, मुझे काम वाली की क्या जरूरत, आधा टाइम तो ऑफिस में ही निकल जाता है और फिर अनाथालय में हमें अपना काम स्वयं करना पड़ता था, सो आदत भी नहीं थी कि किसी के भरोसे बैठूं। तो सोचा किसी और से पूछता हूँ जिसे नौकरानी की जरूरत हो। ऑफिस में मेरा मित्र था जिससे मैंने ये बात शेयर की, पर उसने मुझे ये कहकर झिड़क दिया कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ा कर, ये लोग ड्रग डीलिंग करते हैं, तुझे भी फंसा देंगे। उसकी ये बात सुनकर थोड़ा मेरा मन भी विचलित हुआ, पर फिर से उस लड़की की आंखें सामने आ गई जिनमें सिर्फ सच्चाई और मजबूरी नजर आ रही थी और कुछ भी नहीं। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। पर फिर से वही सवाल कि कैसे, आज के जमाने में अपना सगा भी जहां विश्वास के लायक नहीं होता, फिर उस अनजान लड़की पर कौन भरोसा करेगा। मैंने एक बार फिर अपने ऑफिस के 2-4 सहयोगियों से उसकी चर्चा चलाई, पर बात नहीं बनी। तभी उनमें से शर्मा जी, जो अपनी कड़वी जबान के लिए फेमस है, पान चबाते हुए उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मिस्टर अशोक ने कि अपने घर से शुरू करनी चाहिए। आप स्वयं ही क्यों नहीं उसे अपने घर में रख लेते, अरे आपको तो सबसे ज्यादा जरूरत है और फिर आगा पीछा भी कोई नहीं है आपका। आए सारे लोग उनका मुंह ताकने लगे, पर मैं कहीं न कहीं उनकी बात से सहमत था, क्योंकि कह तो वह सही रहे थे। कभी कभी गलत बंदा भी सही बात बोल जाता है। खैर, घर जाकर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब उस लड़की की मदद मैं अपने तरीके से ही करूंगा। अगले दिन रविवार था। सुबह तैयार होकर मैं सिग्नल पर पहुंचा और सीधे उसकी खोली पर पहुंच गया। बाहर से आवाज लगाई तो वो निकल कर आ गई। साहब आप? हाँ, वो तुमने कहा था ना कि तुम्हें कोई कर लिया है, तो तुम सामान बांधो और चलो मेरे साथ। ये सुनकर वो बोली कि सामान वो तो कुछ है ही नहीं। सामान तो उनके पास होता है जिनके पास खूबसूरत जीवन होता है, उनके पास नहीं जो जीवन की तलाश में भटक रहे हो। ये सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया और वो बिना कुछ कहे चल पड़ी मेरे पीछे। घर पहुंचकर मैंने जैसे ही उसे बोला कि ये मेरा घर है और आज से तुम मेरे घर रहोगी, तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सिर्फ इतना बोली कि ठीक है। मैं 2 कमरे के घर में रहता हूँ, बचपन से ही अनाथ था, वहीं रहा और पढ़ाई की, फिर नौकरी लगी तो धीरे धीरे अपना घर बना लिया। अब पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर शायद ये अनाथ वाला कलंक था जिस वजह से अच्छे रिश्ते नहीं आते थे शादी के, और मैं भी अकेले ही खुश था। खैर, उस लड़की को मैंने दूसरे कमरे में ठहरने के लिए कह दिया, पर उसका बर्ताव बहुत ही अजीब था। वो बस ज्यादातर चुप ही रहती थी। खाना दिया और चाय के लिए भी पूछा। उसकी बेटी को भी दूध दिया। ये सब करके मैं अपने कमरे में चला गया और अचानक मुझे गहरी नींद आ गई। जब उठा तो देखा रात हो चुकी थी। ओह, लगता है आज कुछ ज्यादा ही सो गया मैं, और यही बड़बड़ाते हुए मैं झटपट बिस्तर से उठ गया। बाहर आकर देखा तो घर एकदम व्यवस्थित था। रसोई में खाना बना रखा था और एकदम चमक रही थी मेरी रसोई। सच कहते हैं कि एक स्त्री ही घर को घर बनाती है। मुझे अपने फैसले पर अब नाज हो रहा था कि अच्छा किया जो उसको ले आया। खाना टेबल पर लगाकर मैंने उसे आवाज लगाई तो वह बाहर आई। जैसे ही वह कमरे से बाहर आए, एक अलग सा ही रूप लग रहा था उसका, और मैं उसे अपलक निहारता रहा। तुम्हें ये साड़ी कहाँ से मिली? मैंने उससे सवाल पूछा, जिसके उत्तर में उसने बस यही कहा कि मिल गई थी वहीं। असल में मैंने कुछ नए कपड़े खरीद कर रखे थे अनाथ आश्रम में देने के लिए। शायद मैं आपको बताना भूल गया कि मैं नौकरी के पैसों का आधा भाग अनाथालय में देता हूँ जहाँ मैं पला बड़ा था। तो शायद उन्हीं कपड़ों से ये साड़ी निकाल कर इसने पहन ली। कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है तुम पर, मैंने उसे देखते हुए कहा। वो चुपचाप अपना खाना प्लेट में डालकर कमरे में जाने लगी। मैंने उसे कहा कि वो यहाँ भी बैठकर खा सकती है, पर वो न में सिर हिलाते हुए अंदर चली गई बिना मेरी तरफ देखे। मैंने भी सोचा कि शायद मुझसे ज्यादा घुलना नहीं चाहती, और मैंने भी खाना खत्म किया और फिर टीवी लगाकर मूवी देखने लगा। हम जैसे अकेले रहने वाले लोग शायद इसी तरह अपना रविवार मनाते हैं।
अगले दिन मुझे सुबह ऑफिस निकलना था तो जल्दी से तैयार होकर नाश्ता बनाने चला तो देखा कि टेबल पर नाश्ता और एक चिट्ठी पड़ी थी। बगल में ही जमीन पर उसकी बेटी टीवी देखकर खुश हो रही थी। मैंने भी नाश्ता करते करते वो चिट्ठी खोली तो उस पर एक एड्रेस लिखा था। ये मैंने उसे बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, पहले तो ये बताओ और फिर ये बताओ कि ये किसका पता लिखा है तुमने। उसने फिर अपनी वो बड़ी बड़ी नीली आंखें खोली और मैं जैसे सम्मोहित सा हो जाता था जब भी वो मेरी तरफ ऐसे देखती थी। फिर उसके सुंदर होठों से निकला, अनीता। एक पल को लगा जैसे सब स्लो मोशन में चल रहा है और फिर उसने दोबारा बोलने के लिए अपने होंठ खोले और फिर बोली कि ये इसके पति का एड्रेस है, क्या आप ढूंढ देंगे। जैसे ही वही बोली मेरा स्लो मोशन फास्ट फॉरवर्ड में बदल गया। क्या, इसके पति का एड्रेस? मैंने चकित होते हुए उससे पूछा तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती। इस एड्रेस पर थोड़ा गुस्सा था मेरी आवाज में, या ये कह लीजिए कि फ्रस्ट्रेशन था वो मेरा। खैर वो मेरे पास ही जमीन पर बैठ गई और एक बार फिर उसने वो अपनी सम्मोहनी आंखें उठाए और मैंने तुरंत ही दूसरी तरफ अपना मुंह मोड़ लिया ताकि दोबारा कहीं फिर से न मैं इनमें डूब जाऊं। साहब मैं पहाड़ों के बहुत खूबसूरत गांव की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता वही अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे, पर साथ ही साथ वो मुझे गांव के ही स्कूल में पढ़ा भी रहे थे। हमारी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी जब तक कि विजय मेरी जिंदगी में नहीं आया था। और ये कहते कहते उसकी आंखें अतीत की तरफ जाने लगी। अनीता अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मस्त मौला, अल्हड़पन से भरी हुई और बहुत ही हंसमुख स्वभाव की लड़की। सांवली रंगत होने के बावजूद भी उसकी खूबसूरती किसी से भी कम नहीं थी। सब कुछ सही चल रहा था। उसकी माँ वहाँ चाय के बागानों में काम करती थी। कभी कभी अनीता भी अपनी पढ़ाई छोड़कर माँ के साथ चली जाती थी। एक दिन उस बागान के मालिक का छोटा बेटा विजय वहाँ के काम का जायजा लेने आ गया। वैसे तो हमेशा उनके पिताजी, जिन्हें हम बड़े मालिक कहा करते हैं, वो ही आते थे, पर उनकी तबीयत खराब होने के कारण इस बार उन्होंने अपने छोटे बेटे को भेज दिया। बड़े मालिक, जिनका कद लगभग 6 फुट 5 इंच होगा और बड़ी बड़ी मूछें जिन पर वो हमेशा ताव देते रहते हैं, और उनकी आवाज इतनी कर्कश कि अच्छा खासा व्यक्ति हिल जाए उनकी आवाज सुनकर। तो कुल मिलाकर कुछ हिसन प्रवृत्ति के जान पड़ते थे वो। और उनका बेटा विजय, वो उनसे एकदम विपरीत, सीधा सादा, कोई बनावट नहीं थी उसमें, एकदम निश्चल। तो जब विजय गांव में आ गया और बागानों में भी आने लगा तो तभी हम एक दूसरे से पहली बार मिले। कोई फिल्मी मुलाकात नहीं थी, बस ऐसे ही आते जाते नजर मिल गई और फिर पता ही नहीं चला कि कब हम अच्छे दोस्त बन गए। और फिर नौबत जीने मरने की कस्में खाने पर आ गई। मेरे माँ बाप को सब पता था। एक दिन उन्होंने मुझे समझाया भी कि तुम गलत कर रही हो, पर मैं भी एक नंबर की जिद्दी थी। मैंने भी ठान ली थी कि अब शादी तो विजय से ही करूंगी। इधर विजय के परिवार तक भी हमारी प्रेम कहानी पहुंच चुकी थी तो वो लोग भी सजग हो चुके थे। हमें नहीं पता था कि हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। एक दिन मैंने विजय से कह दिया कि बस मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, हमें अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। विजय मेरी बात से सहमत था, पर समस्या ये थी कि वो मुझे शादी करके कहाँ ले जाएगा। फिर उसने एक मित्र से बात की और वो राजी हो गया कि शहर आ जाओ, हम तुम्हारी कोर्ट मैरिज करवा देंगे। मेरे माँ बाप से इजाजत लेकर हम रातों रात शहर की तरफ रवाना हो गए। वहां शहर पहुंचकर सबसे पहले हमने कोर्ट मैरिज की। उसके बाद विजय मुझे लेकर सीधे अपने मित्र के घर पहुंचे। कुछ दिन हमारे बहुत खूबसूरत बीते थे कि तभी विजय को ये खबर लगी कि उसके पिता को पता चल चुका है और वो अपने गांव से निकल चुके हैं। विजय के उस मित्र ने हमें झटपट उसका एक फार्म हाउस था वहां भेज दिया। इधर विजय के पिताजी हमें वहां न पाकर और भी गुस्से में भर गए और तिलमिलाए हुए वापस गांव की तरफ निकल गए। इधर मेरे गांव से विजय के दोस्त तक किसी ने खबर पहुंचाई कि बड़े मालिक के आदमी मेरे घर गए थे और मेरे माँ बाप को बहुत मारा था। अपने माँ बाप के बारे में सुनकर मैं किसी अनहोनी की आशंका से डर गई और मैंने विजय से गांव जाने की जिद की। विजय भी मेरी जिद के आगे कुछ न कर सके और हम फिर वापस मेरे गांव आ गए। गांव पहुंचकर जब मैं अपने घर की तरफ बढ़ी तो देखा वहां मेरे घर की जगह सिर्फ राख थी। मैं सुन्न हो गई। विजय ने मुझे संभाला। तभी कुछ गांव वालों ने बताया कि उस रात बड़े मालिक के आदमियों ने मेरे माँ बाप को पहले तो बहुत मारा और फिर घर में आग लगाकर चले गए। मैं वहीं खड़ी खड़ी अपनी जिद का नतीजा देख रही थी। तभी कुछ गुंडों के साथ विजय के बड़े भाई लखन भी आ गए और हम दोनों को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए। मुझे लगा था कि आज ही मेरा अंत है, पर जब हम हवेली पहुंचे तो किसी ने हमें कुछ नहीं कहा।
बस मुझे और विजय को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। रात भर में यही सोचती रही कि अब क्या होने वाला है कि तभी मैंने सुना कि बड़े मालिक मेरे कमरे के बाहर खड़े थे और शायद दूसरी आवाज उनकी पत्नी की थी, जो उनसे कह रही थी कि मारो मत इसे, हम इसे अपने बड़े बेटे का वंश बढ़ाने के लिए जीवित रखेंगे और जैसे ही हमारा काम हो जाएगा इसका काम खत्म कर देंगे। मुझे ये बात तो पता थी कि विजय के बड़े भाई की पत्नी मां नहीं बन सकती और चूंकि वो बहुत रसूख वाले खानदान से है तो ये लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर इनकी इस घृणित सोच पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर कुछ दिन मुझे अकेले रखने के बाद इन लोगों ने मुझे कमरे से बाहर निकाला और बड़े प्यार से बोली कि हमने तुझे अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। मुझे तो पहले से ही इनकी घटिया इरादों का पता था तो मैं इन लोगों की बातों में नहीं आई, पर विजय शायद अपनी माँ की बातों से पिघल गए। मैंने कई बार विजय को सच्चाई बताने की कोशिश की पर वो इस बात को ये कहकर टाल देते कि मेरे पिताजी पर मुझे भरोसा नहीं, पर माँ पर तो है। मेरी माँ ऐसा घटिया काम नहीं करेगी। एक रात विजय को अचानक ये कहकर कि बागानों में कुछ लोग घुसपैठ कर रहे हैं तो उन्हें जाना पड़ेगा, उन्हें वहां भेज दिया। मेरी डर के मारे हालत खराब थी कि अब क्या होगा, तभी मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली कि मेरे साथ चलो। मैंने उन्हें जाने के लिए मना कर दिया, पर वो मेरा हाथ घसीट कर ले जाने लगी कि तभी मेरी जेठानी जो किसी काम से मायके गई थी वो अचानक वापस आ गई और मेरी जान उस दिन उनकी वजह से बच गई। कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर विजय बहुत खुश हुए, पर मेरे सास ससुर को कुछ खास खुशी नहीं हुई। 9 महीने सुकून से कटे और उस रात अचानक फिर से विजय को काम से शहर जाना पड़ा और मुझे अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। गांव की दाई की सहायता से मैंने एक प्यारी बच्ची को जन्म दिया। दरवाजे पर सास पहरा देकर खड़ी थी, जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेटी हुई है वो मेरे कमरे में घुस आए और मेरी बच्ची मुझसे छीनने। मेरे अंदर उनसे लड़ने की ताकत नहीं थी और मैं बेदम सी वहीं पड़ी रही। सुबह जब कुछ हिम्मत आई तो देखा कि वो लोग मेरी बच्ची को जेठानी को दे चुके थे। मेरी जेठानी की तरफ मैंने आशा से देखा, उन्होंने मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया। उसी रात मेरे कमरे में मेरे ससुर आए और मुझसे जबरदस्ती एक चिट्ठी लिखवाई जिसमें मुझे लिखना था कि मैं विजय को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मैं अब और अपने माँ बाप के हत्यारों के हूँ साथ नहीं रहना चाहती। मैं क्या करती, चिट्ठी लिख दी। कमजोरी के कारण मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, पर मैंने सोचा कि अगर आज हिम्मत नहीं की तो मैं फिर कभी अपनी बच्ची को नहीं देख पाऊंगी। ये सोचकर मैं वहां से निकल आई। रात गहरा चुकी थी, मैंने धीरे से देखा तो सब गहरी नींद में थे। तभी मैं दबे पांव वहां से निकल आए और सबसे पहले अपनी जेठानी के कमरे में गई। वहां मैंने देखा कि उन्होंने बगल में बच्ची को लिटाया हुआ था। धीरे से मैंने बच्ची को उठाया और फिर जैसे ही आगे बढ़ी मेरी जेठानी उठ गई। उन्हें देखकर मैं बुरी तरह भयभीत हो गई। मैंने अपने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, पता नहीं उन्हें शायद मुझ पर दया आ गई और वो चुपचाप दोबारा बिस्तर पर लेट गई। मैं ठंड भरी रात में अपनी बच्ची को लेकर ऐसे ही निकल पड़ी। कुछ दूर जाने पर ही मुझे आवाज आने लगी कि ढूंढो, यही कहीं होगी। उनकी आवाज सुनकर मैं जंगल में छिपी रही। फिर जब सब शांत लगा तब मैं बाहर आए और किसी तरह शहर पहुंची और तब से मैं उन बस्ती वालों के साथ छुपकर रह रही थी। और विजय ने कभी तुम्हें ढूंढने का प्रयास नहीं किया? मैंने उससे प्रश्न पूछा, जिस पर वह बोली कि शायद उन लोगों ने उसे वो चिट्ठी दिखाकर ये विश्वास दिला दिया होगा कि मैं अपनी मर्जी से उसे छोड़कर आई हूँ। उसकी दर्दनाक कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तो अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पति के पास जाऊं और उसे बताऊं कि तुम यहाँ मेरे पास रहती हो? मेरी बात सुनकर उसने सिर्फ सर झुकाकर हाँ कर दी। ठीक है, कोशिश करता हूँ पता लगाने की। इतना कहकर मैं ऑफिस निकल गया। घर आया और फिर अगले 2 दिन की छुट्टी अप्लाई कर दी। कभी छुट्टी तो लेता नहीं हूँ, बीमार भी होता हूँ तो ऑफिस चला जाता हूँ क्योंकि पता है कम से कम चाय और खाना तो मिल ही जाएगा। सो छुट्टी भी आसानी से मिल गई। अनीता ने पते के साथ साथ एक लिफाफा भी दिया और कहा कि इसे विजय को दिखा देना, जिससे उसे यकीन हो जाएगा तुम्हारी बात का। उसने जो पता दिया था वो एड्रेस पास ही के 2 गांव छोड़कर था। सो उस दिन सुबह सुबह मैंने बस पकड़ी और निकल गया मैं अनीता के दिए हुए पते पर। गांव पहुंचकर एहसास हो गया कि काफी रसूख वाला परिवार है। और हाँ, यहाँ एक बात बताना भूल गया आप लोगों को कि अनीता ने मुझे ये कह दिया था कि वो सिर्फ ये बात विजय को ही बताए, बाकी किसी को भी नहीं। जैसे ही मैं गांव पहुंचा और वहां एक चाय की दुकान देखकर सोचा थोड़ी चाय भी पी ली जाए और पता भी पूछ लूंगा।
चाय वाले को पता दिखाया तो 1 मिनट में वो लगभग अपनी जुबान से ही मुझे विजय की हवेली तक पहुंचा आया था। फिर मैंने सोचा कि अब अपने पैरों को भी थोड़ा कष्ट दे लूं, तो चल पड़ा मैं विजय की हवेली की ओर। सामने ही बहुत बड़ा दरवाजा लगा था। उस पर दोनों तरफ गार्ड खड़े थे। गार्ड जी को विजय जी के बारे में पूछा तो उसने मुझे बाहर ही इंतजार करने को कहा, और फिर लगभग आधे घंटे के बाद विजय जी आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर मैंने पूछा कि आप ही विजय है। उसने हाँ में सिर हिलाया। पर आप कौन हैं और मुझसे क्या काम है आपको, उसने मुझसे पूछा। जी, मैंने थोड़ा फुसफुसाते हुए उससे कहा कि मुझे अनीता ने यहाँ भेजा है। ये सुनकर तो जैसे उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ है वो? और ऐसे ही न जाने कितने सवाल उन्होंने दाग दिए, और उनके सवालों के जवाब एक एक करके मैंने दे भी दिए अनीता की पूरी कहानी सुनाकर, जिस पर उन्होंने मुझे कहा कि वो ऐसे कैसे किसी अनजान की बातों पर विश्वास कर ले। तब मैंने जो अनीता ने मुझे लिफाफा दिया था वो उन्हें पकड़ा दिया। मुझसे थोड़ी दूर हटकर उन्होंने वो लिफाफा खोला और मैं दूर से ही उन्हें देख रहा था। लिफाफा खुलते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे पास आए और मुझे 2 मिनट इंतजार करने का कहकर अंदर चले गए। 10 मिनट बाद बड़ी सी गाड़ी में आए और मुझे भी बिठाया और फिर मुझसे अनीता के बारे में पूछने लगे। कैसी है वो, कहाँ रही अब तक, वगैरह वगैरह। मैं भी रास्ते भर उन्हें उसके हाल बताता रहा जितना मुझे पता था। वो मुझे कहाँ और कैसे हालत में मिली वो भी। फिर मैंने भी उत्सुकतावश उससे पूछ ही लिया कि उस लिफाफे में ऐसा क्या था कि उन्हें इतनी आसानी से मुझ पर विश्वास हो गया। तब उन्होंने बताया कि उस लिफाफे में उनकी और अनीता की कोर्ट मैरिज की फोटो थी, और उस फोटो के पीछे अनीता ने लिख रखा है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है, पर घर वालों से जान बचाकर वो भाग रही है, और सबूत के तौर पर उसने मेरी दी हुई अंगूठी भी रखी है। ये सुनकर मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया कि उसके पास खाने को नहीं था तो वह वो अंगूठी बेचकर भी तो कुछ दिन गुजारा कर सकती थी, पर फिर मैं अपना गुस्सा पी गया। विजय ने बताया कि कैसे अनीता के जाने के बाद उसके माँ बाप ने उसको ये यकीन दिलवाया कि अनीता उन लोगों से नफरत करती थी। हालांकि नफरत तो मुझे भी अपने पिता से बहुत थी, पर मेरी मजबूरी थी वहाँ उनके साथ रहना, क्योंकि मैं कहीं भी जाता उनके गुंडे मुझे ढूंढ ही लेते। मैं जब भी अपने पिता को देखता हूँ तो मुझे उनके हाथ अनीता के माँ बाप के खून से रंगे दिखते, पर अनीता के अगर मुझे छोड़कर न जाती तो शायद उसके साथ मिलकर मैं अपने पिता को सजा दिला पाता। अच्छा, और आपकी माँ, वो भी तो बराबर की हिस्सेदार थी उस जुर्म में। अशोक के मुंह से अचानक ये निकल गया। मेरी माँ को उसके किए की सजा मिल चुकी है। अनीता के जाने के 2 महीने बाद ही उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है, और 2 साल से मैं आरती को तलाश रहा हूँ पर कुछ पता नहीं चला। और फिर बातें करते करते हम कब शहर पहुँच गए पता ही नहीं चला। गाड़ी उनके बड़ी हवेली से निकलकर सीधे मेरे छोटे से घर के आगे रुकी। विजय की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, और मुझसे पहले वो ही दरवाजे पर दस्तक देने लगे। दरवाजा खुल गया, पर ये क्या, सामने तो कोई नहीं था। दरवाजा अपने आप कैसे खुला? मैंने भी सोचा शायद बेचारी अनीता शर्मा कर अंदर छिप गई होगी, और यही बात मैंने विजय को भी मुस्कुरा कर बोली, और वो मेरी इस बात पर इस तरह मुझे घूरने लगे जैसे मैंने कोई घटिया जोक मारा हो। खैर, हम अंदर गए और मैंने अनीता को आवाज लगाई, अनीता, अनीता बाहर आओ, शर्माओ मत, तुम्हारे पति आए हैं। पर अनीता का जैसे कुछ पता ही नहीं था। अब विजय सोफे से उठ खड़े हो गए और हम उसे सारे घर में ढूंढने लगे, पर उसका कुछ पता नहीं चला। दूसरे कमरे में बच्ची आराम से सो रही थी। विजय उसे देखकर वही ठहर सा गया। उस बच्ची को गोद में उठाया, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसे अपनी बाहों में भींच लिया और देर तक उसे चूमता रहा, और उन दोनों का प्यार देखकर मेरी भी आंखें नम हो गई। अनीता को ढूंढा पर उसका कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने सोचा कि क्यों न उसी बस्ती में जाऊं जहां अनीता रहती थी, और मैं विजय को लेकर उस बस्ती की तरफ जाने लगा। बस्ती के अंदर गाड़ी तो जा नहीं सकती थी, सो हमने गाड़ी साइड में लगाए और पैदल ही बस्ती की तरफ निकल गए। उधर सबसे पहले हम आरती की खोली की तरफ गए, पर उसमें तो एक लगभग 17 साल की लड़की बैठी थी जो शायद गूंगी थी। मैंने उससे आरती के बारे में पूछा तो वो कुछ बताना तो चाह रही थी, पर ठीक से समझा नहीं पा रही थी। आरती की बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई और उसे विजय से लेकर खूब प्यार करने लगी। बच्ची भी उससे ऐसे मिल रही थी जैसे उसे बहुत अच्छे से जानती हो। मुझे ये देखकर थोड़ा अजीब लगा। फिर मुझे उस औरत का ख्याल आया जिसने मुझे अनीता की खोली तक लेकर आई थी, तो मैं उसकी खोज करने निकल गया।
थोड़ी दूर जाकर ही मुझे वो मिल गई। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने अनीता को कहीं देखा है, तो वो आश्चर्य से मुझे देखने लगी और फिर बोली, कौन अनीता? उसके हाव भाव देखकर लगा जैसे वो अनीता को जानती ही नहीं है। मैंने सोचा शायद ये पैसे चाहती है। मैंने 100 का नोट उसके हाथ पर रखा और फिर से उससे पूछा कि क्या उसने इस बच्ची की माँ को कहीं देखा है। तो उसने अजीब सा चेहरा बनाते हुए मुझसे कहा कि मुझे नहीं पता इसकी माँ कौन है, मैंने तो बस उस गूंगी लड़की के साथ ही इसे हमेशा देखा है। 2 साल हुए इस बात को। गूंगी के माँ बाप नहीं है, वो हमेशा से हमारे साथ ही रहती है। अचानक एक दिन उसके चाचा जबरदस्ती उसे उसके गांव ले गए थे ताकि वो इसे नौकरानी बनाकर रख सके। बेचारी कुछ दिन वहां रही, पर इसके चाचा चाची के बुरे व्यवहार के चलते गूंगी ने वहां से भागने का फैसला कर लिया। और एक दिन जब वो वहां से आए तो उसके हाथ में ये नवजात बच्ची भी थी। हमने उससे पूछा तो जो उसने हमें बताया और जो हमें समझ आया उसके मुताबिक उस रात जब गूंगी अपने चाचा से छिपकर भाग रही थी, उसी समय घायल अवस्था में उससे एक लड़की मिली जिसके हाथ में ये बच्ची भी थी। उस लड़की ने गूंगी को बस इतना बोला कि इसे लेकर कहीं दूर चली जाओ, इसकी जान खतरे में है। वो लड़की इतनी ज्यादा घायल थी कि लगता था बस अभी इसकी जान निकल जाएगी। और उसने उस बच्ची के साथ साथ एक लिफाफा भी दिया और कहा कि ये इस बच्ची की अमानत है, संभाल कर रखना। इतना कहकर उस लड़की ने दम तोड़ दिया। तब से गूंगी ही इस बच्ची का ख्याल रखती है। फिर एक दिन आप आए और उसका पता पूछा, फिर एक दिन और आप आए और फिर बिना कुछ बोले बच्ची को गूंगी से ले लिया, ये कहकर कि आप उसे पालोगे, और आप अपने साथ उसे लेकर चले गए। गूंगी ने भी ये सोचा कि शायद आप ही वो भले आदमी हो, क्योंकि आपने कई बार गूंगी की मदद की, कभी पैसे से कभी उसके लिए खाना लाकर। उस औरत की बातें सुनकर अब हैरत में आने की बारी अशोक की थी। अशोक को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि अनीता अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने विजय के हाथ से वो लिफाफा लिया और उससे वो फोटो निकाली। वह ये देखकर दंग रह गया कि फोटो वाली लड़की और अनीता दोनों एक ही है। पर एक रूह कैसे अपनी बात किसी इंसान से कह सकती है, उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, विजय अपनी बच्ची को लेकर वापस अपने गांव चला गया। 1 साल बीत चुका था उस बात को, पर अशोक को अभी भी यकीन नहीं था कि वो अनीता नहीं बल्कि उसकी रूह थी। एक दिन विजय मुन्नी को लेकर अशोक के घर आया और उसने बताया कि कैसे उसने अपने पिता को अनीता और उसके माँ बाप के खून के जुर्म में सजा करा दी। अनीता की बॉडी उन्होंने वही जंगल में दबाई हुई थी जो बाद में पुलिस को मिल गई थी, और वो अनीता को न्याय मिलने की वजह अशोक को मानता है। कुछ दिन अशोक के साथ रहकर विजय और मुन्नी वापस गांव चले गए। उसी रात विजय सोने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक एक आवाज से वह उठ गया। जब आंखें खोली तो सामने कुर्सी पर अनीता बैठी हुई थी। उसे देखकर वह हड़बड़ा कर बैठ गया। इससे पहले कि अशोक कुछ कहता, अनीता पहले ही बोलने लगी। अशोक, मैं लगातार 2 साल तक मरने के बाद भी अपनी बेटी के साथ रही इस आस में कि शायद विजय हमें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, पर वो नहीं आए। पर उस दिन जब मेरी बच्ची बीमार थी तब गूंगी ने आपको सिग्नल पर फूल बेचे। तब पहली बार कोई इंसान था जो मुझे देख रहा था और मेरी आवाज भी सुन सकता था, वो थे आप। मुझे नहीं पता कि कैसे आप मुझे देख और सुन सकते थे, पर शायद कहते हैं न कि ईश्वर किसी न किसी को नियमित बनाता है, और मेरे लिए ईश्वर ने शायद आपको चुना, और वो भी इसलिए क्योंकि आप बहुत निश्चल और एक पवित्र आत्मा हो जो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। आज आखिरी बार आपको धन्यवाद देने आई हूँ और प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा खुश रहें। मुझे और मेरे माँ बाप को न्याय मिल चुका है। और इतना कहते ही अचानक मेरे कमरे में एक तीव्र प्रकाश सा फैल गया, जिसे देखकर मेरी आंखें बंद हो गई, और जब मैंने आंखें खोली तो सुबह हो गई थी। आसपास कोई नहीं था। मैं मायूस होकर फिर मैं उठा और लग गया अपने रोज के काम पर मन ही मन अनीता पर गुस्सा भी आ रहा था कि देखो कितनी मतलबी निकली, अपना काम निकल गया तो चली गई। खैर, अब कोशिश करूंगा कि किसी और आत्मा को न देखूं। दिल टूट चुका है मेरा। आज फिर मेरी गाड़ी उस सिग्नल पर रुकी, पर कोई अनीता वहां फूल बेचती नहीं दिखी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा।